डूबा हुआ सूरज निकलता ज़रूर है, वक्त जैसा भी हो बदलता ज़रूर है। हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर जोलॉजी पेपर फर्स्ट यूनिट सेकंड के और वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में फंसेंगे। यूनिट सेकंड का नाम है पॉपुलेशन जेनेटिक्स और पेपर फर्स्ट का नाम तो आपको याद है ही, इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। चलिए देख लेते हैं यूनिट सेकंड के वो कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो इस साल एग्जाम पेपर में 100% फंसेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, किसी जनसंख्या में किसी विशेष एलील के सापेक्ष अनुपात को क्या कहा जाता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके ऑप्शन पढ़ो, फिर अपने माइंड में राइट ऑप्शन लाने की सोचो क्या होगा। बी पे आप टिक लगा दो, एलील आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 500 जीवों की आबादी में यदि एलील ए की आवृत्ति 0.6 है तो एलील स्मॉल ए की आवृत्ति क्या होगी। तो एक में से 0.6 माइनस कर दो, बी पे आप टिक लगा दो, 0.4 होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कौन सा शब्द किसी जनसंख्या में सभी एलील्स के संग्रह को संदर्भित करता है। दिख रहा साफ साफ क्लियर। ओके, तो कौन सा शब्द किसी जनसंख्या में सभी एलील्स के संग्रह को संदर्भित करता है। बी पे आप टिक लगा दो, जीन पूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्डी-वीनबर्ग संतुलन सिद्धांत से 3 या 4 क्वेश्चन हर साल एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, इसीलिए हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत का कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। तो हार्डी-वीनबर्ग संतुलन के अनुसार विकासवादी शक्तियों की अनुपस्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी एलील आवृत्तियाँ क्या होंगी, उनमें कमी आएगी। पीढ़ी दर पीढ़ी एलील आवृत्तियों में क्या कमी आएगी या बढ़ेंगी या कुछ नहीं होगा। वे बढ़ेंगे, वे स्थिर रहेंगे, वे बेतरतीब ढंग से उतार चढ़ाव करेंगे। अरे यार क्या लग रहा है, क्वेश्चन ही ऐसा घुमा दिया इसने, क्वेश्चन घुमा दिया। सी पे आप टिक लगा दो, वे स्थिर रहेंगे, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 2 एलील वाली जनसंख्या के लिए हार्डी-वीनबर्ग संतुलन का समीकरण क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ चुका हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबको पता भी होना चाहिए। 2 एलील वाली जनसंख्या के लिए हार्डी-वीनबर्ग संतुलन का समीकरण क्या है। बी पे आप टिक लगा दो, p² + 2p³ + q² = 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि किसी जनसंख्या में समयुग्मजी अप्रभावी जीनोटाइप AA की आवृत्ति 0.25 है तो एलील ए की आवृत्ति क्या होगी। ओ भैया फंस गए भैया, फंस गए। यदि किसी जनसंख्या में समयुग्मजी अप्रभावी जीनोटाइप AA की आवृत्ति 0.25 है तो एलील ए की आवृत्ति क्या होगी। तो 0.25 का ना रूट लगा दो, 0.25 का रूट कर दो तो ए पे आप टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर इज द राइट ऑप्शन, 0.5। ठीक है, अब क्यों लगा दो, क्योंकि आपको पता है कि q² बराबर रूट q² बराबर 0.25 स्क्वायर हटाओगे। देखो मैंने शायद इसका एक्सप्लेन कर रखा है नीचे, हो सकता है हाँ ये आएगा। देखो ये है, चूंकि q² बराबर 0.25 ये आपको दे रखा है, इसीलिए एलील ए की आवृत्ति निकालने के लिए हमें ऐसा यानी कि इसका फॉर्मूला करना होगा। तो q बराबर जब स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, 0.5 q का मान आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हार्डी-वीनबर्ग संतुलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है। यानी कि तीनों की तीनों शर्तें मेरे ख्याल से राइट होनी चाहिए। ठीक है, तीनों की तीनों शर्तें राइट होनी चाहिए ये वाली, तो डी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। उस घटना को क्या कहा जाता है जहां कुछ व्यक्ति एक नए निवास पर निवास करते हैं, यानी कि एक नए निवास स्थान पर निवास करते हैं। उस घटना को क्या कहा जाता है जहां कुछ व्यक्ति एक नए निवास स्थान पर निवास करते हैं। बी पे आप टिक लगा दो, संस्थापक प्रभाव। यानी कि 8 में का बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, किसी जनसंख्या में एलील ए की आवृत्ति 0.7 है तो विषम युग्मजी AA वाले जीवों की आवृत्ति क्या है।
यदि जनसंख्या हार्डी बीनबर्ग संतुलन में है। तो देखो पी ए का मान आपको दे रखा है, ध्यान देना यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर पी ए का मान दे रखा है 0.7, क्यू ए की आवृत्ति हो जाएगी 1 माइनस पी बराबर 1 माइनस 0.7 0.3 हो जाएगी। अब विषम युग्मजी ए आवृत्ति मतलब 2pq, तो 2pq तो 2 मल्टीपल 0.7 एज अ राइट ऑप्शन कितना देखो 2 मल्टीपल 0.7 0.3 0.42 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो P भी दे रखा है आपको, Q भी मिला आपको, और फिर जब आप निकालना है विषम युग्मजी ए की आवृत्ति तो 2pq, P की गुणा करो Q से, Q की गुणा करो 2 से, सब निकल के 0.42 इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बोटल नेक प्रभाव और संस्थापक प्रभाव इसके उदाहरण हैं। बोटल नेक प्रभाव और संस्थापक प्रभाव इसके उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? सी के उदाहरण है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन खुद से सोल्व करना। यदि किसी जनसंख्या में समयुग्मजी प्रमुख जीनोटाइप ए की आवृत्ति 0.36 है तो एलील ए की आवृत्ति क्या होगी? 0.6 होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब आपको बताना है कितनी होगी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए पे टिक लगा दो 0.6। ठीक है, ए मतलब आपको क्यू स्क्वायर दे रखा है, रूट लगा दो, यानी कि क्यू बराबर रूट 0.36 0.3 आ जाएगा। हल करना मैंने बताया नहीं है इसको अभी, मतलब नीचे एक्सप्लेन नहीं दे रखा, लेकिन वही 0.36 का रूट कर दो 0.6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, डोलो का नियम अक्सर किसके विकास पर लागू होता है? डोलो, अरे है डोलो सोलो, क्या शानदार नाम रखा है यार, डोलो का नियम। जल्दी बताओ, डोलो का नियम अक्सर किसके विकास पर लागू होता है? सजातीय विकास पर लागू होता है, हमेशा याद कर लो, सजातीय विकास पर लागू होता है, यानी कि सजातीय संरचनाओं पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, किसी जनसंख्या में यदि समयुग्मजी अप्रभावी जीनोटाइप बीबी की आवृत्ति 0.09 है तो एलील बी की आवृत्ति क्या होगी? तो देखो ये बीबी मतलब यहाँ पे ना बीबी को आपने क्यू स्क्वायर मान लिया है, क्यू स्क्वायर बराबर 0.09। अब वही अपना रूट निकाल दो 0.09 का, कितना जाएगा तुम्हारे पास? 0.3। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, जल्दी बताओ। देखो 0.3 है, हाँ ये क्यू का मान 0.3 आ गया, राइट ऑप्शन 0.3, ए पे आप टिक लगा दो। तो यार सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम पेपर में आ जाएं तो बड़ी आसानी से आप कर दोगे, बस फॉर्मूला याद रखना अपना। एक छोटी आबादी में असीमित घटनाओं के कारण एलील आवृत्तियों में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? एक छोटी आबादी में असीमित घटनाओं के कारण एलील आवृत्तियों में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जीन प्रवाह, जेनेटिक ड्रिफ्ट या उत्परिवर्तन। तो छोटी आबादी में असीमित घटनाओं के कारण एलील आवृत्तियों में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बी पे आप टिक लगा दो, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी आबादी जेनेटिक ड्रिफ्ट के प्रभावों का अनुभव करने की अधिक संभावना रखती है? छोटी आबादी, बी पे आप टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इसको हल करना है। यदि किसी आबादी में एलील पी की आवृत्ति आपको दे रखी है हार्डी बीनबर्ग संतुलन में समयुग्मजी अप्रभावी जीनोटाइप पीपी वाले जीवों की आवृत्ति क्या होगी? तो 0. तो यानी कि पीपी की आवृत्ति क्यू स्क्वायर यानी 1 माइनस क्यू का मान निकालोगे आप, 0.49 इज द राइट ऑप्शन, सी पे टिक लगा दो। देखो यहाँ पीपी के लिए क्यू स्क्वायर यानी क्यू मतलब 1 माइनस पी स्क्वायर, पी का मान आपको दे रखा है 0.3, तो 0.3 का स्क्वायर कितना हो गया? 0.9 हो जाएगा, यानी कि 0.09 हो जाएगा। ऐसा आप हल कर लो इसको, मैं बताऊँ कैसे हल करोगे, बता दूँ आपको करके, इसी बात पर चलो यार, अभी जगह है नहीं बताने की, ना तो मैं बता देता। देखो 1 में से 0.3 घटा दो, कितना बचेगा? 0.7 बचेगा, और 0.7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.49 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, अगर पी का मान दे रखा तो आप क्यू का मान आसानी से निकाल सकते हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखो, विकासवादी अभिसरण की विशेषता है, विकासवादी अभिसरण की क्या विशेषता है? 70 में का राइट ऑप्शन कौन सा होगा भाई, जल्दी बताओ। बी पे आप टिक लगा दो, विभिन्न वंशों के समूह में विशेषताओं के एक सामान्य समूह का विकास। कितना शानदार क्वेश्चन है, बड़ा दमदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जनसंख्या के आकार में अचानक कमी के कारण किसी जनसंख्या में एलील्स की विविधता में कमी को क्या कहा जाता है? एलील्स की विविधता में कमी को क्या कहा जाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं कह सकते हम, संस्थापक प्रभाव नहीं कह सकते, जीन प्रभाव नहीं कह सकते,
तो बोतलनेक प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो बोतलनेक प्रभाव यहीं से भी आप याद कर सकते हो कि जनसंख्या के आकार में अचानक कमी के कारण किसी जनसंख्या में एलिल्स की विविधता में कमी को हम क्या बोलते हैं, बोतलनेक प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 खुद सॉल्व करना। किसी जनसंख्या में यदि एलिल एम की आवृत्ति, तो एम की आवृत्ति आपको 0.2 दे रखी है, और हार्डी बीनबर्ग संतुलन में विषम युग्मजित जीनोटाइप एम वाली जीवों की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो पहले स्मॉल एम का मान फाइंड कर लो, तभी तो निकलेगा यहाँ से। ये देखो निकाला इसने, तो ये जो है ना, ये देखो आवृत्ति 2pq है, और p का मान आपको कितना दे रखा है यहाँ पर 0.2 दे रखा है, और q का मान कितना हो जाएगा, q का मान जब यानी कि p का मान आप मान लो 0.2 मान लो, p का मान 0.2, q का मान कितना हो जाएगा 1 - 0.2, ठीक है 0.8 हो जाएगा। तो देखो p का मान 0.2 आ गया, और q का मान 0. कितना आ गया 8 आ गया, फिर हमने गुणा करी 0.32 आ गया। ठीक है, समझ गए चीज़ को। तो यार ये नियम अच्छे से पढ़ो थ्योरी में, तब मज़ेदार समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, पी का मान दे रखा, क्यू का मान एक में से घटा कर निकाल लो, और फिर 2pq का मान कर लो, मैं तो गुणा कर लो, आंसर वही आ जाएगा 0.32। सी पे आप टिक लगा दो, ठीक है बेझिझक। तो क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन पक्के फंसेंगे इसमें के। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट तब होता है जब एक प्रजाति के कुछ व्यक्ति एक द्वीप पर निवास करते हैं, इस विशेष घटना को कहते हैं। यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट तब होता है जब एक प्रजाति के कुछ व्यक्ति एक द्वीप पर निवास करते हैं, इस विशेष घटना को कहा जाता है, इस विशेष घटना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संस्थापक प्रभाव कहा जाता है। ये मैंने ऊपर भी आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखो, खुद से सोल्व करो। किसी जनसंख्या में यदि समयुग्मजी प्रमुख जीनोटाइप की आवृत्ति 0.25 है, तो एलिल ए की आवृत्ति क्या। तो सोचने समझने का काम नहीं है। q² बराबर रूट, यानी कि q बराबर खाली q बराबर रूट 0.25, 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। ए पे आप टिक लगा दो। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में ऐसा फंसा जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो, जैसे 25, 49, 9, तो उसका वर्गमूल निकाल के अब बता दो कि सर इतना आंसर होगा, बस। बाकी सोचने का ज़्यादा काम ही नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे देखो 0.25 है, तो उसका वर्गमूल कितना होता है 0.5 हो गया, बस। राइट ऑप्शन कौन सा 0.5 हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक ही आवास में रहने वाले विभिन्न प्राणियों में अनुकूली समानता कहलाती है, अनुकूली समानता कहलाती है। तो यार अनुकूली समानता कहलाती है संतृप्त विकास कहलाता, ठीक है। सी पे आप टिक लगा दें। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 फिर से आ गया देखो, यदि किसी आबादी में एलिल आर की आवृत्ति 0.6 है, तो हार्डी बीनबर्ग संतुलन में विषम युग्मजित जीनोटाइप RR वाली जीवों की आवृत्ति कितनी होगी, RR वाले जीवों की आवृत्ति कितनी होगी। तो देखो ये सिंपल सी बात है, ध्यान देना, यानी कि R की दे रखी है 0.6 दे रखी है, ठीक है। स्मॉल r निकालोगे ना आप, तो 0.4 हमारा आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। यानी कि एक में से घटा दो तो 0.4 आ जाएगा। समयुग्मजी प्लस विषम युग्मजी बराबर 1 होता है, तो 0.6। अब अपना फॉर्मूला लगा दो 2pq, यानी कि 2 बड़ा R छोटा r, तो p का मान 0.6 आ गया 0.4, तो 6 चौक 24, 0.24 मल्टीपल 2 से गुणा कर दो, तो 24 दूनी 48, तो ये आ गया। सी पे टिक लगा दो 0.48, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जिसको आप बड़ी आसानी से हल कर लोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखो, कौन सी स्थिति या यह मानती है कि जनसंख्या में नए एलिल्स का प्रवेश नहीं हुआ है या मौजूदा एलिल्स का नुकसान नहीं हुआ है। तो कोई अप्रवाजन या उत्प्रवासन, क्या लग रहा है आपको 24 का राइट ऑप्शन है भाई। सी पे आप टिक लगा दो, यही है, कोई अप्रवजन या उत्प्रवासन नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 जरा अच्छे से पढ़ो, गैलापागोस द्वीप समूह से खोजे गए डार्विन फिंच इसका एक अच्छा उदाहरण है। अरे हाय, सी पे टिक लगा दो, अनुकूली विकिरण, ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों, आबादी के बीच जीवों की आवाजाही के कारण एलिल आवृत्तियों में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। आबादी के बीच जीवों की आवाजाही के कारण एलिल आवृत्तियों में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, जीन प्रवाह कहा जाता है। यहाँ पे जीन का तो प्रवाह हो रहा है, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा गया। क्वेश्चन नंबर 27 जरा एक बार ठीक से पढ़ो, किसी जनसंख्या में यदि समयुग्मजी अप्रभावी जीनोटाइप PP की आवृत्ति 0.36 है, तो एलिल P की आवृत्ति क्या होगी, समझ गए होगे आप लोग, सोचने का काम ही नहीं है। 0.6, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 0.6 आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने इसको कर दिया, देखो हल भी कर दिया, बता दिया मैंने, ऐसा करके हल कर लो इसको। क्वेश्चन 28 है, किसी विकासवादी शक्ति का छोटी आबादी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की अधिक संभावना है। किसी विकासवादी शक्ति का छोटी आबादी पर महत्वपूर्ण
प्रभाव पड़ने की अधिक संभावना है। यार ए पे टिक लगा दो, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी जनसंख्या में एलिल के की आवृत्ति 0.5 है तो हार्डी बीनबर्ग संतुलन में विषम युग्मजीय जीनोटाइप बड़ा के छोटा के वाले जीवों की आवृत्ति क्या होगी? ये तुम समझ गए होगे, मेरे ख्याल से तुम समझ गए होगे। देखो के का मान दे रखा है, स्मॉल के का मान भी 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 कितना जाएगा तुम्हारे पास 0.25, और फिर गुणा करोगे आप किससे, 2 से गुणा करोगे, 0.25 गुणा 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना आ जाएगा इसमें, ए कहीं है 0.50, इधर राइट ऑप्शन सी बी पे टिक लगा दो। समझ गए चीज़ को? अबे यार के की आवृत्ति आपको दे रखी है 0.5, स्मॉल के की आवृत्ति भी आपको नहीं दे रखी है, तो एक में से घटाओगे 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा के छोटा के 0.5 आ गए। ठीक है, आप फॉर्मूला लगा दो 2pq, पी की जगह 0.5 लगाओ, क्यू की जगह 0.5 लगाओ, 0.5 गुणा 0.5 कितना हो गया 0.25, 2 के गुणा करोगे 0.50, 25 दूनी 50। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन निकल कर आया वो सी पे टिक, बी पे टिक लगा दो, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ये मैंने आपको बता दिया है अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि कोई जीव त्रिगुणित है तो हार्डी बीनबर्ग प्रमेय लागू होगा। यदि कोई जीव त्रिगुणित है तो हार्डी बीनबर्ग प्रमेय लागू होगा। हार्डी बीनबर्ग प्रमेय लागू होगा यार, किस पे लागू होगा? बी पे आप टिक लगाएं, पी प्लस क्यू का होल क्यू, पी प्लस क्यू का होल क्यू। क्वेश्चन नंबर 31 जरा एक बार और देखो, आबादी के बीच जीवों की आवाजाही के कारण एलील आवृत्तियों में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वही क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हुआ है, जीन प्रवाह। ठीक है, जीन प्रवाह इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्तों, समान परिस्थिति क्षेत्रों में रहने वाली प्रजातियों में समान शरीर के आकार और विशेषताओं का विकास, इसका एक उदाहरण है संतृप्त विकास का। ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया, बहुत दमदार, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सूक्ष्म विकास का क्या तात्पर्य है बेटा? सूक्ष्म विकास का क्या तात्पर्य है, जल्दी बताओ। सूक्ष्म विकास का क्या तात्पर्य है? ए पे टिक लगाओ, किसी जनसंख्या के भीतर अल्प अवधि में होने वाला विकासवादी परिवर्तन। ठीक है, ओके। देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैक्रो इवोल्यूशन में सम्मिलित है, मैक्रो इवोल्यूशन में, तो मैक्रो मतलब बड़ी प्रजातियां जो भी होंगी, किसी जनसंख्या के भीतर एलील आवृत्तियों में परिवर्तन, प्रजाति स्तर और उसके ऊपर विकासवादी परिवर्तन, आनुवांशिक सामग्री में सूक्ष्म परिवर्तन या पर्यावरण में परिवर्तन विकास को प्रभावित करना। तो मेरे ख्याल से इसका राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, आप बताओ। बी पे टिक लगा दो। देखो मैक्रो मतलब बड़ा, तो प्रजाति स्तर और उसके ऊपर विकासवादी परिवर्तन। समझ गए चीज़ को? तभी तो बोला गया मैक्रो इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर आपको पढ़ते पढ़ते दिमाग में फंस जाएगा, यार ये वाला राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म विकास का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म विकास का उदाहरण है? तो सूक्ष्म विकास का बी पे आप टिक लगाओ। सूक्ष्म विकास मतलब जो चीज़ें आपको अपनी नग नाकों से दिखाई ना दें। बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध का विकास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, जेनेटिक ड्रिफ्ट को एक तंत्र माना जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट को एक तंत्र माना जाता है प्रजातिकरण का है भाई। 36 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? बी पे आप टिक लगा दो, सूक्ष्म विकास का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 37 जरा ठीक से पढ़ो। किस जनसंख्या में जीन के एक विशेष संस्करण की आवृत्ति में यादृच्छिक उतार चढ़ाव किसके कारण होता है? ओहो बड़ा दमदार क्वेश्चन है। किसी जनसंख्या में जीन के एक विशेष संस्करण की आवृत्ति में यादृच्छिक उतार चढ़ाव किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? बी पे टिक लगाओ, जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण होता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 38 देखो जरा एक बार। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम की अवधारणा संबंधित है। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम की अवधारणा संबंधित है। यार ये किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। पंक्चुएटेड यानी कि इक्विलिब्रियम की अवधारणा संबंधित है सूक्ष्म विकास से, मैक्रो इवोल्यूशन से, जेनेटिक ड्रिफ्ट से, प्राकृतिक चयन से। तो 38 पे बी पे टिक लगा दो, मैक्रो इवोल्यूशन इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, यही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, समष्टि विकासवादी पैटर्न की एक प्रमुख विशेषता क्या है? क्या है? सी पे टिक लगाओ, बड़े पैमाने पर परिवर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखो, उत्परिवर्तन क्या होता है? उत्परिवर्तन होता क्या? आनुवांशिक सामग्री में अचानक वंशानुगत परिवर्तन। ठीक है, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, वही हमारा क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है। क्वेश्चन 41 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक उत्परिवर्तन का स्रोत है?
अर्जित विशेषताएं, सांस्कृतिक कारक, गैर विरासतीय लक्षण, वातावरणीय कारक। तो क्या लग रहा है 41 का राइट ऑप्शन कौन सा लगा दूं मेरे दोस्तों? ए पे टिक लगाओ, वातावरणीय कारक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, किस प्रकार के उत्परिवर्तन में न्यूक्लियोटाइड का सम्मिलन या विलोपन सम्मिलित होता है जिससे जीन के रीडिंग फ्रेम में बदलाव होता है? साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है। 42 में का ए नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। मेरे ख्याल से नहीं, यहाँ पे ये ए नंबर नहीं है। किस प्रकार के उत्परिवर्तन में न्यूक्लियोटाइड का सम्मिलन या विलोपन सम्मिलित होता है जिससे जीन की रीडिंग फ्रेम में बदलाव होता है? तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा यार, साइलेंट नहीं होता, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। वह उत्परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटीन के एमिनो एसिड अनुक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता कहलाता? हाँ ये है, ए पे टिक लगा दो, कोई परिवर्तन नहीं होता, ये साइलेंट म्यूटेशन है। 43 का ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्परिवर्तनज यानी कि उत्परिवर्तन जन क्या है? एक प्रकार की अनुवांशिक सामग्री या उच्च परिवर्तन दर वाला जीव या एक पदार्थ जो उत्परिवर्तन की दर को बढ़ाता है? डी नंबर देखते हैं अगर इनमें से नहीं मिला तो। जल्दी बताओ, सी पे आप टिक लगा दो। एक पदार्थ जो उत्परिवर्तन की दर को बढ़ाता है वही क्या होता है? उत्परिवर्तन जन होता है। यानी कि उत्परिवर्तन जन मतलब जो उत्परिवर्तन को बढ़ाता है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 45 है, मिससेंस म्यूटेशन क्या है? मिससेंस म्यूटेशन क्या है? क्वेश्चन छोटा है पर बड़ा पेचीदा है। एक उत्परिवर्तन जो स्टॉप कोडॉन के निर्माण की ओर लेकर जाता है। चारों ऑप्शन बड़े बड़े हैं लेकिन मैं 45 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा देता हूँ। एक उत्परिवर्तन जो प्रोटीन में एक एमिनो एसिड को बदल देता है। बदला ले लिया भैया, दे दिया बदला, ले लिया बदला। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय उत्परिवर्तन का उदाहरण है? बताओ यार, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय उत्परिवर्तन का उदाहरण है? तो वो है यादृच्छिक वर्गीकरण, परावैंगनी विकिरण या गैर अलगाव या जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या लग रहा है आप लोगों को कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए? बी पे आप टिला दो, परावैंगनी विकिरण। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ो। देखो जूलॉजी में टोटल थ्योरी है, क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे, इनके ऑप्शन भी बड़े बड़े होंगे। जन्म विषयक उत्परिवर्तन क्या है? जन्म विषयक उत्परिवर्तन क्या है? जन्म विषयक उत्परिवर्तन क्या चीज़ है? एक उत्परिवर्तन जो जर्म कोशिकाओं में होता है, यही तो है जन्म विषयक उत्परिवर्तन। क्या है? देखो इसका आंसर भी आप पढ़ते पढ़ते दिमाग में ले आओगे कि एक उत्परिवर्तन जो जर्म कोशिकाओं में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, उस उत्परिवर्तन को क्या कहा जाता है जो देही कोशिकाओं में होता है और संतानों में पारित नहीं होता? समझ गए? ए पे टिक लगा दो, देहिक उत्परिवर्तन। सिंपल सी बात है क्योंकि देहिक कोशिकाओं में हो रहा। क्वेश्चन 49 है, ट्रांसपोजोन उत्परिवर्तन में कैसा योगदान दे सकते हैं? ट्रांसपोजोन उत्परिवर्तन में कैसे योगदान दे सकते हैं? तो कैसे? क्या? गुणसूत्र पुनर्व्यवस्था को बढ़ावा देकर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 50 है, म्यूटेशनल हॉटस्पॉट क्या है? म्यूटेशनल हॉटस्पॉट क्या है? ए पे टिक लगाओ, जीनोम में उत्परिवर्तन की उच्च आवृत्ति वाला एक क्षेत्र। अच्छा क्वेश्चन नंबर 51 है, एक बार ज़रा अच्छे से पढ़ो क्योंकि पढ़ना आपको है, आंसर इस क्वेश्चन का आपको ही देना। निम्नलिखित में कौन सा गुणसूत्र उत्परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो कौन सा गुणसूत्र उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है? उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है न्यूक्लियोटाइड का विलोपन या एक जीन का दोहराव, साइलेंट म्यूटेशन, क्षार प्रतिस्थापन। तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या होगा? सी पे टिक लगा दो, एक जीन का दोहराव। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 52 देखो, मुख उत्परिवर्तन क्या? हो सकता है क्वेश्चन सेम रहे पर उसके ऑप्शन चेंज कर दे, थोड़ा सा ऑप्शन घुमा फिरा के भी वो लोग दे सकते हैं। मुख उत्परिवर्तन क्या? बट इतना ध्यान देना, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन्हीं से पेपर बनेगा। बहुत सी यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर देती हैं और बहुत सी यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर नहीं देती हैं। आंसर की मैं बिल्कुल सटीक दूंगा आपको अगर आप मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जाम पेपर भेज दोगे। तो जहाँ से भी एग्जाम पेपर आप देने वाले हैं क्वेश्चन पेपर मुझे ज़रूर भेजना। ठीक है। मुख उत्परिवर्तन क्या है? तो मुख उत्परिवर्तन क्या चीज़ है भाई? सी पे आप टिक लगाते हैं, एक उत्परिवर्तन जिसका एमिनो एसिड अनुक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही क्या है हमारा? मुक्त उत्परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, निम्नलिखित में से कौन व्युत्क्रम उत्परिवर्तन का परिणाम है? व्युत्क्रम उत्परिवर्तन का परिणाम है। व्युत्क्रम उत्परिवर्तन समझते हो ना? सी पे टिक लगा दो, एक गुणसूत्र पर जीन के क्रम का उल्टा होना। समझ गए?
देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इजी है। देखो बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, चारों ऑप्शन पहले पढ़ लो, चारों ऑप्शन पहले पढ़ लो, पढ़ लिया, ठीक है। बी पे आप टिक लगा दो, एक उत्परिवर्तन जो डीएनए अनुक्रम में एक विशिष्ट बिंदु पर होता है। ओके, क्वेश्चन 55 देखो, उत्परिवर्तन की रोकथाम में डीएनए पॉलीमरेज की क्या भूमिका है। डीएनए पॉलीमरेज का नाम सुना है आपने, उत्परिवर्तन की रोकथाम में डीएनए पॉलीमरेज की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे सी पे टिक लगाओ, ये क्षतिग्रस्त डीएनए की मरम्मत करता है, बस, बाकी कोई ज़्यादा भूमिका नहीं है इसकी। उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, वो किया था हुगो डे व्रिज ने, ये सबको पता है, हुगो डे व्रिज। क्वेश्चन नंबर 57 है, क्वेश्चन पढ़ो, उत्परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार नई प्रजातियां मुख्य रूप से उत्पन्न होती हैं, मुख्य रूप से उत्पन्न होती हैं, मुख्य रूप से उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर डी पे टिक लगा दो, अचानक बड़े पैमाने पर उत्परिवर्तन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, उत्परिवर्तन सिद्धांत के संदर्भ में उत्परिवर्तन शब्द का क्या तात्पर्य है, वही आनुवांशिक सामग्री में परिवर्तन। अब ये इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, देखो आनुवांशिक सामग्री में क्रमिक परिवर्तन दे रखा है और आनुवांशिक सामग्री में वंशानुगत परिवर्तन। अब बी और सी में से कोई एक ऑप्शन मेरे ख्याल से राइट होना चाहिए, जल्दी बताओ। सी पे आप टिक लगा दो, आनुवांशिक सामग्री में वंशानुगत परिवर्तन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, डी ब्रिज के अनुसार आनुवांशिकता और विकास के लिए उत्तरदायी इकाइयाँ कौन सी हैं, उत्तरदायी इकाइयाँ कौन सी हैं, उत्तरदायी इकाइयाँ कौन सी हैं, कणीय इकाई कारक, कणीय कारक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, उत्परिवर्तन सिद्धांत के संदर्भ में साल्टेशन क्या है, साल्टेशन, उत्परिवर्तन सिद्धांत के संदर्भ में साल्टेशन क्या है। तो साल्टेशन क्या चीज़ है, अचानक बड़े पैमाने पर उत्परिवर्तन, यही होता है साल्टेशन। ये क्वेश्चन ऊपर भी आ गया है अभी। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, क्वेश्चन नंबर 61 देखो मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन डी ब्रिज द्वारा प्रस्तावित उत्परिवर्तन सिद्धांत की एक अवधारणा नहीं है, एक अवधारणा नहीं है। कणीय, वंशानुक्रम और विकास में अचानक उछाल, यही क्या है, उत्परिवर्तन सिद्धांत की अवधारणा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखो एक बार, निम्नलिखित में से कौन डार्विन के सिद्धांत का दोष है। डार्विन के सिद्धांत का दोष कौन सा है, एक दोष था डार्विन के सिद्धांत का, कौन सा लग रहा है भाई। डी पे आप टिक लगा दो, सभी दोष हैं। एक आनुवांशिक भिन्नता की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता, ये अपशेषी अंगों की उपस्थिति की व्याख्या नहीं करता, ये अंगों के उपयोग का अनुपयोग की व्याख्या नहीं करता, उपरोक्त सभी इज ए राइट ऑप्शन। उत्परिवर्तन सिद्धांत ने निम्नलिखित की सीमाओं की प्रतिक्रिया के रूप में ध्यान आकर्षित किया। उत्परिवर्तन सिद्धांत ने निम्नलिखित सीमाओं की प्रतिक्रिया के रूप में ध्यान आकर्षित किया। डार्विनवाद इज अ राइट ऑप्शन, बी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। क्वेश्चन 64 देखो, निम्नलिखित में कौन विकास की प्रेरक शक्ति है और जनसंख्या में नई आनुवांशिक विविधता लाती है। निम्नलिखित में से कौन विकास की प्रेरक शक्ति है और जनसंख्या में नई आनुवांशिक विविधता लाती है, या जनसंख्या में नई आनुवांशिक विविधता लाती है, तो वो है उत्परिवर्तन। सी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट सबसे अधिक स्पष्ट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो सबसे अधिक स्पष्ट है। ये शायद क्वेश्चन हमारा ऊपर भी हो चुका है एक बार, है भाई। बी पे आप टिक लगा दो, छोटी आबादी में। चलिए जीन प्रवाह क्या है, जीन प्रवाह क्या चीज़ है भाई, जल्दी बताओ, जीन प्रवाह क्या चीज़ है, क्या लग रहा है आपको। बी पे आप टिक लगाओ, आबादी के बीच जीवों और उनके जीनों की आवाजाही, ये क्वेश्चन भी ऊपर रिपीट हुआ। क्वेश्चन 67 देखो, प्राकृतिक चयन कार्य करता है, प्राकृतिक चयन किस चीज़ का कार्य करता है भाई। सी पे टिक लगाओ, क्योंकि यही ऑप्शन सबसे बड़ा है। ऐसे लक्षण जो किसी विशिष्ट वातावरण में किसी जीव की फिटनेस को बढ़ाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 68 एक बार देखो, विकास में जेनेटिक ड्रिफ्ट की प्राथमिक भूमिका क्या है। जेनेटिक ड्रिफ्ट की प्राथमिक भूमिका क्या है, विकास में जेनेटिक ड्रिफ्ट की प्राथमिक भूमिका क्या है। डी पे टिक लगा दो, छोटी आबादी में एलील आवृत्तियों को बदलना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 69 एक बार ठीक से पढ़ो, स्थिरीकरण चयन क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। जो भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन इस यूनिट से आएंगे वो यहीं से आएंगे, इससे हटके कहीं से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। स्थिरीकरण चयन क्या है, तो देखो स्थिरीकरण चयन चरम फिनोटाइप के विरुद्ध चयन, मध्यवर्ती फिनोटाइप के लिए चयन, ये चरम फिनोटाइप के लिए चयन, यह फिनोटाइप का यादृच्छिक चयन। तो स्थिरीकरण चयन क्या है, स्थिरीकरण चयन क्या चीज़ है भाई, स्थिरीकरण चयन क्या है। ओ माय गॉड, क्वेश्चन ने घुमा दिया यार।
बी पे आप टिक लगा दें, मध्यवर्ती फिनोटाइप के लिए चयन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बोटल नेक प्रभाव इसका उदाहरण है। बोटल नेक प्रभाव किस चीज़ का उदाहरण है भाई? बोटल नेक प्रभाव इसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ए पे टिक लगाओ, जेनेटिक ड्रिफ्ट का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, संस्थापक प्रभाव क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि फाउंडर इफेक्ट क्या है? फाउंडर इफेक्ट क्या चीज़ है? सी पे टिक लगाओ। एक प्रकार का जेनेटिक ड्रिफ्ट जो छोटी संस्थापक आबादी में होता है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 72 देखो, डोलो के नियम के अनुसार विकास में जटिल लक्षण है। डोलो के नियम के अनुसार विकास में जटिल लक्षण है, तो वो जटिल लक्षण जो है ना वो ए है, अपरिवर्तनीय। क्वेश्चन नंबर 73 देखो एक बार, पुनरावृत्ति सिद्धांत जिसे अर्नस्ट हेकल के बायोजेनिक कानून के रूप में भी जाना जाता है, सुझाव देता है कि ए पे टिक लगा दो, ऑन्टोजेनी फाइलोजेनी को पुनः दोहराती है। ठीक है। बस एग्जाम पेपर से कुछ टाइम पहले इस पीडीएफ फाइल को, इस वीडियो को देखकर जाना और अपने दिमाग में क्वेश्चन के आंसर फंसा के जाना। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका पढ़ा हुआ आ गया ना तो आप छोड़ नहीं सकते उसको, तुक्के तो मानने हैं ही आपको अगर नहीं आता तो। ठीक है। अगर सिंपल सी बात है, कोई भी क्वेश्चन अगर पढ़ा हुआ आ गया आपके तो आपके दिमाग में खुद फंस जाएगा कि यार इसका राइट ऑप्शन ये वाला, पर वो क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर तुक्के मार के आओगे। ठीक है। खाली पास ही पास तो हो जाओगे ऐसा नहीं है, लेकिन नंबर अच्छे लाने हैं, क्योंकि ये परसेंटेज ईयर है। परसेंटेज ईयर है इसीलिए इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वरना 20-25 क्वेश्चन ही मैं करवाता हूँ ताकि आप लोगों की परसेंटेज अच्छी बन जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।